बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज शुरू हो गई है। और जो उद्घाटन सत्र था उसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार से जुड़े हुए, और ख़ासतौर पे जो केंद्र के नेता जिनको बिहार में चुनाव को लेकर के बड़ी जवाबदेही मिली हुई है, वो तमाम नेता जो हैं वो आज के उद्घाटन सत्र में जुड़े रहे हैं। कार्य समिति के तमाम सदस्य, तमाम जिला अध्यक्ष और बाकी जो लोगों को भी शामिल होना था, वो वर्चुअल वे से जो मीटिंग हुई है उसमें मौजूद रहे हैं। और इस बैठक से जो खबर निकल के आई है, हम उस पर चर्चा करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। दरअसल मेरे हाथ में ये 4 पन्नों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का पूरा संबोधन है। इस संबोधन को हम सुन भी रहे थे और मैंने बहुत करीब से इसको समझने की कोशिश की कि आखिर संजय जायसवाल क्या कह रहे थे आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में। तो हमको जो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के भले ही चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को आगे कर चुकी हो, लेकिन वह नीतीश सरकार के कामकाज के बूते बिहार में चुनाव के अंदर नहीं जाना चाहती है। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अति महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा हो रही है, उस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार के कामकाज या बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसके कामकाज की चर्चा नहीं की है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि संजय जायसवाल ने अपने इस लंबे संबोधन में क्या कहा। आप सुनने को वो भी सुन सकते हैं, लेकिन हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या उन्होंने कहा, और जो उन्होंने नहीं कहा उसका दरअसल सियासी मकसद या उसके पीछे सियासी मंशा क्या है, हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। देखिए, डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज जब संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कोरोना काल में, उसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने कोरोना के संक्रमण के दौर में किस तरह वर्चुअल रैली की शुरुआत की, किस तरह जो भरतपुर की वर्चुअल रैली हुई थी अमित शाह की, उससे हमको इंस्पिरेशन मिला और वहाँ से निकल करके हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें लगभग 500 या 500 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बैठकें हो चुकी हैं। संजय जायसवाल ने बताया कि कोरोना काल में और बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह आम लोगों की मदद की है और वो कोरोना वॉरियर्स की तरह उभर करके निकले हैं। संजय जायसवाल ने यह भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं, उन्होंने इस आपदा की घड़ी में कैसे फ्रंट लीडर की भूमिका निभाई, कैसे फ्रंट में आकर के उन्होंने सबको मदद पहुंचाई, राहत पहुंचाई। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सप्तऋषि कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले आज जिन परिस्थितियों में खड़ी है उसकी जानकारी उन्होंने दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 93% बूथों पर हमने अपनी पहुंच बनाई है। जो हमारे सप्तऋषि हैं और जो हमारा स्ट्रक्चर है बूथ लेवल पे, वो हमने संगठन का स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा किया है। महज 7% ऐसे बूथ बचे हैं जहाँ हमारा या तो स्ट्रक्चर नहीं है, वो प्लेटफॉर्म हम नहीं खड़ा कर पाए हैं जो हम लेकर के लक्ष्य चले थे, और वो भी हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। तो संगठन के तौर पे और कोरोना और जो बाढ़ की आपदा है उसके बीच बिहार में किन परिस्थितियों के बीच पार्टी ने काम किया है, संजय जायसवाल ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी है। संजय जायसवाल ने कहा है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो किसी को यकीन नहीं था कि डेवलपमेंट का मॉडल देश के अंदर इस तरह का हो सकता है। संजय जायसवाल ने बताया है कि देश में किस तरह से अंत्योदय योजना जो है वो चलाई जा रही है और गरीबों को जो अनाज दिया जा रहा है उसका जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो कोरोना काल में हमने पहुंचाया है। मतलब हमारी जो सरकार है केंद्र की, उसने पहुंचाया है बिहार में, जन जन तक, हर गरीबों तक जो मुफ्त अनाज है वो पहुंचा है। मतलब केंद्र सरकार की जो योजना है उसका जिक्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। बिहार सरकार के कामकाज की जिक्र उन्होंने नहीं की है, जबकि बिहार में वो सरकार में है, बिहार में एनडीए के अंदर वो भी हैं। वो चाहते तो बिहार सरकार की भी उपलब्धियां गिनवा सकते थे, लेकिन इसकी उपलब्धि को गिनवाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा है। संजय जायसवाल ने बताया है कि कैसे बिहार के जो गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जो
उज्ज्वला योजना है उसके तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है, कैसे आवास योजना के तहत उनको छत मुहैया कराई जा रही है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी नीतियों का फायदा 2022 तक सभी गरीबों को पक्के घर के तौर पे मिल जाएगा, सभी गरीबों को पक्का घर मिल जाएगा। संजय जायसवाल बिहार सरकार की किसी योजना की चर्चा उन्होंने नहीं की आज के कार्यक्रम में, मतलब आज की बैठक में। संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार की किसी नीति की चर्चा नहीं की, एनडीए सरकार जो बिहार में है उसकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं की, सिवाय एक उपलब्धि की जिसका जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी हो जाता है। संजय जायसवाल ने कहा कि हमने ये लक्ष्य रखा था, मतलब सरकार ने, बिहार सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि 5 से 6 घंटे में राज्य के किसी कोने से हम राजधानी पटना पहुंच पाएं, तो वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। अब ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो एनएच की सड़कों की भी रही है। स्टेट हाईवे तो अच्छे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो विभाग है पथ निर्माण विभाग वो भी बीजेपी के पास है, तो इसकी चर्चा उन्होंने की है। बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि राज्य सरकार ने किस तौर पे तैयारी की और उसका नतीजा क्या हो गया। देखिए, नीतीश कुमार की कहीं चर्चा नहीं हुई संजय जायसवाल के संबोधन में। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे के तौर पे जरूर आगे हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी भी चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन उनके नाम की चर्चा नहीं हुई आज प्रदेश कार्य समिति में, कभी भी नहीं हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो नहीं किया, लेकिन लालू यादव की चर्चा जरूर हो गई। लालू यादव के चारा घोटाले की चर्चा जरूर हो गई। संजय जायसवाल यह बता रहे थे आज उद्घाटन सत्र के दौरान कार्य समिति की बैठक में कि बीजेपी अब जो ट्रांसपेरेंसी वाली गवर्नमेंट चला रही है केंद्र में, उसका नतीजा है कि भ्रष्टाचार अब नहीं हो रहा है, उसका नतीजा है कि अब 2G जैसे घोटाले नहीं हो रहे हैं, उसका नतीजा है कि अब कोल लिंकेज वाला घोटाला नहीं होता, और बिहार में जो बहुचर्चित चारा घोटाला हुआ था अब वो भी नहीं हो रहा है, वो दौर अब गुजर चुका है। तो इसी बहाने उन्होंने लालू यादव को याद कर लिया। आगे देखिए बढ़ते हैं, और बिहार में जो शिक्षा नीति, देश में जो शिक्षा नीति की बात है उसकी चर्चा उन्होंने की। संजय जायसवाल ने जो राष्ट्रीय एकल भर्ती एजेंसी सरकार का, जो केंद्र सरकार का नया फैसला है मोदी सरकार का, उसकी चर्चा उन्होंने की। जो प्रवासी बिहारियों की समस्या है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है कार्य समिति के अंदर, और युवाओं ने, खासतौर पे बिहार के युवाओं ने जो झंडा गाड़ा है हर क्षेत्र में राज्य के बाहर जाकर के, उसकी चर्चा उन्होंने की है। इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की कि सरकार, बिहार सरकार उनके लिए क्या कर रही है, और प्रधानमंत्री की तरफ से जो 1,70,000 करोड़ का जो गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से समाज में, मतलब कोरोना काल में जो मदद पहुंचाई जा रही है उसकी चर्चा उन्होंने विस्तार से की है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसका फायदा बिहार को किस तरह से पहुंच रहा है। संजय जायसवाल ने यह बताया है कि केंद्र सरकार लगातार प्रधानमंत्री के बेजोड़ नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है, और हमने 370 जैसी धारा जो है वो हटा दिया जम्मू कश्मीर से, इसकी चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने इसकी चर्चा की है कि राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से सब प्रसन्न हैं, सब गदगद हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जमीन गंवा चुके हैं, मतलब कांग्रेस की सरकार पर उन्होंने, या कांग्रेस पर उन्होंने हमला साधा कि जो हम देश की जमीन को गंवा चुके हैं दुश्मनों के हाथ है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान को लेकर के जो नीतियां रही हैं पिछली सरकारों की, चाहे वो LAC हो या LOC हो, वो पार्टियां आज हमको ज्ञान दे रही हैं, जबकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के का भी नाम लिया आज के इस संबोधन में, और संगठन को लेकर के कई चर्चाएं की। अब ये जो 4 पन्नों का संबोधन है, जिसको संबोधित करने में संजय जायसवाल को तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा, इसको हम किनारे रख देते हैं और हम आपको बताते हैं दरअसल संजय जायसवाल के पूरे संबोधन में या बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में नीतीश कुमार की चर्चा क्यों नहीं हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि नीतीश कुमार का नाम, या नीतीश कुमार के कामकाज, या नीतीश सरकार की कार्यशैली, या एनडीए सरकार के कामकाज की अगर चर्चा वो करेगी चुनाव में,
तो इसका उसको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर के बीजेपी डर में है, बीजेपी सदमे में। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से शासन कर रहे हैं। कुछ एक महीनों का कार्यकाल छोड़ दीजिए, बीच में जब जीतन राम मांझी आए थे, तो नीतीश कुमार चाहे वो महागठबंधन के साथ हो, चाहे वो एनडीए के साथ हो, हर तरह से नीतीश कुमार 1.5 दशक से शासन कर रहे हैं बिहार में। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि नीतीश कुमार के चेहरे को भले आगे रख लें वो चुनाव में, लेकिन नीतीश कुमार की अगर ज़्यादा चर्चा करेंगे या उस सरकार के कामकाज की ज़्यादा चर्चा करेंगे तो इसका निगेटिव जो इम्पैक्ट है या निगेटिव रिएक्शन है वो झेलना पड़ सकता है। उसको जो सिफोलॉजिस्ट हैं, जो चुनावी जानकार हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं उनको। जब सरकार बहुत दिन तक सत्ता में रह जाती है, सबको पता है, तो उसके खिलाफ जो नाराज़गी होती है, उसके अच्छे काम भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं होते, लेकिन आप बहुत दिन तक सत्ता में रह जाते हैं तो आपके खिलाफ एक मैंडेट भी क्रिएट होता है वोटर्स का कि आपके शासन से वोटर विमुख होने लगता है, वोटर आपकी खामियां जो है वो देखने लगता है। आपने कितना काम किया वो छोड़ दीजिए, आपने क्या नहीं किया इसको लेकर के वोटर जो है जब रिएक्ट करे या एक्ट करे तो उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। तो वो जो संकट है या वो जो डर है वो भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो कुछ हुआ है आज, वो हम आपको बता रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल बीजेपी ने एक तरह से इस बात को मान लिया है। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने नहीं कहा कि आप नीतीश कुमार के चेहरे की चर्चा करिए जाकर के चुनाव के मैदान में। हालांकि अभी जेपी नड्डा को कल संबोधित करना है, जो अंतिम सत्र है उसको, तो हम इंतजार करेंगे कि जेपी नड्डा क्या कहते हैं, क्योंकि अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा। हमको भी पता है कि नीतीश कुमार का चेहरा नहीं बदला जा सकता है, ये बिल्कुल तय बात है, लेकिन नीतीश कुमार के कामकाज पर क्या पार्टी जाएगी चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है। कम से कम आज पहले दिन जो कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें जो संकेत मिले हैं वो इसके इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार या नीतीश सरकार या बिहार सरकार या एनडीए की सरकार जो बिहार में है उसके कामकाज को लेकर के जनता के पास जाए। इसलिए चर्चा किसकी हो रही है? इसलिए चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार की, इसलिए चर्चा हो रही है। चुनाव विधानसभा का है, लेकिन बीजेपी चर्चा करना चाहती है अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के थ्रू जनता के बीच केंद्र सरकार के कामकाज का। तो ये एक डर है, ये एक जो माहौल है उसको लेकर के। अब इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। देखिए, सबको पता है कि बीजेपी के काम करने का अपना तौर तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की रिसर्च विंग अलग है, उनके सर्वे वाले एजेंसीज अलग हैं। तो उन्होंने बिहार में बड़ा होमवर्क किया है पिछले दिनों कोरोना काल के दौरान। आपको हमको सबको लगता होगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटियां खत्म कर दी बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी साइलेंटली उनका जो संघ का स्ट्रक्चर है, कहीं भी पता है, सबको पता है कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं वहां तकरीबन 1 साल पहले वहां संघ के वॉलंटियर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो बीजेपी का वो जो मैकेनिज्म है काम करने का, संघ की जो वो कार्यशैली है, उस कार्यशैली का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और संभव है या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को ये रिपोर्ट मिली हो कि बिहार में नीतीश सरकार के कामकाज को लेकर के बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। इसलिए भाजपा ने अब केंद्र या मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो फैसले हैं, जो कदम हैं, उनको फ्रंट पे ला करके एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। तो नीतीश सरकार की कामकाज की चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा नीतीश कुमार के चेहरे की भी नहीं हो रही है। हालांकि चेहरा आगे है नीतीश कुमार का, लेकिन चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की। क्या कार्य समिति के बैठक के दूसरे दिन नीतीश सरकार के कामकाज की चर्चा होगी? क्या बिहार में एनडीए के शासन में जो कुछ फैसले लिए गए, बीजेपी उन फैसलों को लेकर के जनता के बीच जाने का साहस जुटा पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब आपके लिए लाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और हाँ, खबर अगर अच्छी लगी तो भी, आपको अगर पसंद नहीं आई तो भी कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं दूसरे अपने साथी मित्रों या जो भी आपके राजनीतिक महकमे के लोग हैं, मतलब जो जगत के लोग हैं उनके साथ, जो इस तरह की खबरें देखना चाहते हैं। आप www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। वहाँ तमाम अपडेट राजनीति से जुड़ी और अन्य खबरों से जुड़ी आपको वहाँ मिलती रहेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।